नमस्कार दोस्तों, दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्च महीने में यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपी पीसीएस 2024, जिसमें अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत हम पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समेटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि करंट घटनाओं से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं वो टारगेट यूपीपीसीएस परीक्षा 2024 प्रोग्राम के माध्यम से कवर हो सके और परीक्षा में उन सभी प्रश्नों को आप हल कर सके। आज के हमारे इस प्रोग्राम का फोकस पर्यावरण घटनाओं से संबंधित रहेगा, यानी पर्यावरण घटनाक्रम पर ये केंद्रित होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का पहला तथ्य है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ी गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया है। कहां पर मानचित्रण हुआ है सबसे गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान का? आप जानते हैं कि विश्व की सबसे उथले पानी की सबसे लंबी मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसको छिछले पानी की मूंगा चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हाल ही में जो मानचित्रण हुआ है, वैज्ञानिकों ने जो मानचित्रण किया है, ये अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ने वाले फ्लोरिडा से उत्तरी दक्षिणी कैरोलिना तक किया है, यानी अटलांटिक महासागर के तट पर यह स्थित है और सबसे गहरे समुद्र में स्थित कोरल रीफ है, यानी मूंगे की चट्टान है, जिसकी जो गहराई है वो 200 से 1000 मीटर तक है और इस चट्टान की जो लंबाई है वो लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर यह स्थित है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मूंगे की चट्टानों का निर्माण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। समुद्र में पाए जाने वाले एक विशिष्ट जीव जिसको हम पॉलिप के नाम से जानते हैं, ये अधिवासित होते हैं समूह में और जब ये भोजन के लिए एक दूसरे पर इस तरह से इकट्ठे होते चले जाते हैं तो नीचे वाले पॉलिप मर जाते हैं और समय के साथ और धीरे धीरे इनके शरीर से क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता रहता है। तो इनके शरीर से और कैल्शियम कार्बोनेट से इस तरह की मूंगे की चट्टानों का निर्माण होता है और उथले पानी की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके कुछ सामान्य तथ्य ये हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आप जानते हैं भारत में टाइगर के बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में की गई थी और इसमें भारत को काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। इस सफलता को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में जानकारी प्राप्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष 2023 में 50 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 55 है और हाल ही में जिन 2 टाइगर रिजर्वों को मान्यता दी गई है वो है मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती और राजस्थान का धौलपुर करौली। तो इस बारे में भी आपको जानना चाहिए। भारत में वर्तमान में 3167 बाघ हैं और बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड का स्थान पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितनी प्रजातियों का संरक्षण शामिल है? बाघों की 50वीं वर्ष यानी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक अलायंस की घोषणा की गई जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें बिल्ली प्रजाति से जुड़े हुए 7 प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा और ये हाल ही में इसका शुभारंभ कहां हुआ? मैसूर के कर्नाटका में इसका शुभारंभ हुआ अप्रैल 2023 में। कौन कौन सी प्रजातियों का संरक्षण इसके अंतर्गत शामिल है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण इसके अंतर्गत किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में COP28 का आयोजन कहां किया गया? आप जानते हैं कि नवंबर से दिसंबर महीने में वर्ष 2023 में COP28 की बैठक का आयोजन किया गया था। COP27 की बैठक का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था और COP29 की जो अगली बैठक होने वाली है वो अजरबैजान में संपन्न होगी। COP28 के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को हमें जान लेना चाहिए। COP28 ग्लोबल स्टॉकटेक संकल्पना के कारण विशेष रूप से चर्चा में रहा। ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है? आवधिक समीक्षा तंत्र है। आवधिक समीक्षा तंत्र का मतलब क्या है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, यानी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जितने निर्णय लिए जा रहे हैं, पूरे विश्व का मानना है कि इन निर्णयों के माध्यम से विश्व ने इस समस्या से निपटने के लिए कितनी प्रगति की है उसकी आवधिक समीक्षा भी होना चाहिए।
तो इस आवधिक समीक्षा से संबंधित जो एक पत्र COP28 की बैठक में प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम ग्लोबल स्टॉकटेक पत्र के नाम से जानते हैं, और इसीलिए COP28 की बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे वर्ष 2015 में पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाएगा और किसी भी हालत में इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक नहीं बढ़ने देना है। तो उसके संबंध में जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों को कार्य रूप देने में कितना विश्व सफल रहा, उस पर एक पत्र जारी करना ही वस्तुतः ग्लोबल स्टॉकटेक है। COP28 की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाया जाएगा, ताकि जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी लाया जा सके। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का भी के गठन की भी इसके अंतर्गत घोषणा की गई COP28 के अंतर्गत, और इसमें भारत के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाले राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन की विशेष रूप से भूमिका है, क्योंकि उसी के तत्वाधान में इस तरह की संकल्पनाओं की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2050 तक परमाणु ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाया जाएगा। परमाणु ऊर्जा को भी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। COP28 का यानी COP की जो फुल फॉर्म है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और इसका ये जो सम्मेलन है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। और इन तथ्यों के बारे में COP27 और COP29 के बारे में आपको बताया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्री इज टू हाई रिपोर्ट प्रकाशित की है? ये रिपोर्ट प्रकाशित की है अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल के द्वारा। क्रायोस्फीयर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत ही ठंडे हों, एकदम जमने वाले क्षेत्र होते हैं। इनको क्रायोस्फीयर यानी स्थायी तुषार भूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। वह मिट्टी जो 2 वर्ष से अधिक अवधि से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जमी हुई हो, सामान्य तौर से उसे क्रायोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के जमे हुए पानी पर वैश्विक तापमान का गंभीर प्रभाव होता है, और वैश्विक तापमान का गंभीर प्रभाव होने के कारण क्रायोस्फीयर पर उसका विशेष रूप से प्रभाव हो सकता है। यानी अगर वैश्विक तापमान वृद्धि, जैसा कि अभी आपको बताया गया, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, तो उसका क्रायोस्फीयर स्ट्रक्चर पर विशेष रूप से प्रभाव हो सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट लिखी गई है, और इसमें विशेष रूप से इस लाइन पर ध्यान दीजिए, 2 डिग्री इज टू हाई। 2 डिग्री इज टू हाई का मतलब क्या हुआ कि अगर वैश्विक तापमान वृद्धि 2 डिग्री तक बढ़ती है तो क्रायोस्फेरिक जो संरचनाएं हैं, चाहे वो बर्फ की चादरें हों, ग्लेशियर हों, बर्फ हो या परमाफ्रोस्ट हो से लेकर समुद्री बर्फ और ध्रुवीय महासागर इसमें इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं। तो ये जो सारी संरचनाएं हैं क्रायोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। अभी आपको ये जो तथ्य बताया गया था परमाफ्रोस्ट, इसके बारे में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। परमाफ्रोस्ट को ही स्थायी तुषार भूमि कहते हैं। अभी आपको एक तथ्य बताया गया था कि ऐसे स्थान जो 2 वर्ष तक लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने हुए हैं, उन्हीं को परमाफ्रोस्ट कहते हैं। परमाफ्रोस्ट के बारे में वो क्रायोस्फीयर के बारे में बोलते हुए शायद तेजी से कह दिया गया हो, लेकिन वो परमाफ्रोस्ट के बारे में तथ्य था। किस राज्य द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा एक नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? आप जानते हैं तहर बकरी की तरह दिखाई देने वाला एक पहाड़ी, इसको पहाड़ी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये तहर की तस्वीर है, इसको नीलगिरी तहर, नीलगिरी पहाड़ियों में जो पाया जाता है। तो तमिलनाडु के द्वारा इसके संरक्षण के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसको नीलगिरी तहर परियोजना कहते हैं। ये बकरी की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है और पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति भी मानी जाती है। तमिलनाडु का ये एक राजकीय पशु है और इसे माउंटेन मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी चट्टानों पर चढ़ने का इसके अंतर्गत कौशल है और लगातार ये खबरों में बनी रहती है। उसी के कारण देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कहां किया गया? आपको बताना है कि हाइड्रोजन, जो देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस है, उसका शुभारंभ कहां हुआ? हाइड्रोजन ईंधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास के अंतर्गत हाइड्रोजन ईंधन का विशेष रूप से महत्व है और इसी कारण हाइड्रोजन को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में, महत्वपूर्ण ईंधन विकल्प के रूप में लगातार देखा जा रहा है, ताकि पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए यह जरूरी मानी जा रही है। तो पहली ईंधन
जो हाइड्रोजन ईंधन बस है वो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। इंडियन ऑयल द्वारा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 15 ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बसों के परिचालन परीक्षण की शुरुआत हुई है। सभी बसें 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी और हाइड्रोजन ईंधन बस से में बिजली के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग किया जाएगा। इससे निकलने वाला एकमात्र जो अपशिष्ट है वो पानी है, तो किसी भी तरह का प्रदूषण ये करती नहीं है। हाल ही में किस देश ने हरित जलवायु कोष के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? आप जानते हैं कि हरित जलवायु कोष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कम विकसित देशों के पास और विकासशील देशों के पास फंड की कमी है। यानी उनकी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जिस प्रकार के कदम उठाए जाने हैं, उन कदमों को उठाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है और विशेष तौर से विकासशील देशों के पास और कम विकसित देशों के पास ऐसे फंड की कमी निरंतर बनी हुई है। इसलिए हरित जलवायु कोष लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। हाल ही में ब्रिटेन ने 2 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है जलवायु हरित कोष के लिए, इसलिए चर्चा में आ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा यह घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, कमजोर लोगों की मदद करना। ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो घोषणा है वो वर्ष 2010 में की गई थी और इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किसने हीट इंडेक्स लॉन्च किया है? यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी मई और जून के महीने में हीट वेव्स की जो संख्या है, हीट वेव्स की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक हीट इंडेक्स है, ये किसने लॉन्च किया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी ये देगा और हीट वेव का मापन करने के लिए इसको कलर कोड बनाया गया है। यानी कलर कोड के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि तापमान में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और हीट वेव की स्थिति है या नहीं है। सामान्य तौर से जब सामान्य उच्च तापमान की स्थिति को, जैसे मैदानी क्षेत्रों में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होता है तो उसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य तौर से 30 डिग्री सेल्सियस या उससे उच्च तापमान को सामान्य तौर से हीट वेव की स्थिति के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान ने एक कलर कोड भी निर्धारित किया है जिसके माध्यम से हम एक सामान्य सूचकांक का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर प्रायोगिक तापमान सूचकांक 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो हरे कलर से उसको कोड किया जाएगा, यानी सूचित किया जाएगा। सूचकांक को अगर तापमान 36 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में है तो उसका कलर कोड पीला होगा। 46 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस की सीमा में जो कलर कोड होगा वो नारंगी होगा और 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की स्थिति में जो कलर कोड होगा निर्धारित करने का, हीट वेव को निर्धारित करने का, वो लाल रंग होगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया है? आप जानते हैं कि गहरे समुद्र में अगर सामुद्रिक जीवन की सुरक्षा करते हैं तो हमारे तटीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, मछुआरा हैं या दूसरी कम्युनिटी है, उसके मछली पालन पर एक महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इसलिए समुद्रों की समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। तो इसके द्वारा यह हस्ताक्षरित है और इसका जो उद्देश्य है वो है उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा करना। सामान्य तौर से खुले समुद्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। खुले समुद्र का क्या मतलब हुआ? जैसे हर देश का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन निर्धारित है, तो इन देशों की सीमाओं से परे जो भी क्षेत्र होता है, समुद्र का जो क्षेत्र होता है जो किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत नहीं पड़ता, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत नहीं पड़ता, उसको खुले समुद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसके सामुद्रिक स्वास्थ्य का, उसके पारिस्थितिकी तंत्र का, उसमें जैव विविधता की स्थिति का भी प्रभाव समुद्री क्षेत्रों पर पड़ता है, तो उसको भी संरक्षित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए था और इसीलिए इस संधि को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है। मिस्टी योजना किससे संबंधित है? मिस्टी योजना मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है। मिस्टी के पूरे नाम को भी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव
इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, अंडमान क्षेत्र, गुजरात में कच्छ और जामनगर क्षेत्रों में मैंग्रोव वन होते हैं, आप जानते हैं। और भारत में वर्तमान में मैंग्रोव वनों की जो स्थिति होती है वो सामान्यतः आर्द्र भूमियों में होती है। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सारी आर्द्र भूमि है जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो भारत में जो आर्द्र भूमि स्थल है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण संधि हुई है, जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, वो रामसर कन्वेंशन है। और भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल है। रामसर स्थल रामसर अभिषेक के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। रामसर कन्वेंशन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित आर्द्र भूमियों पर अभिसमय है। आर्द्र भूमि में कौन कौन सी भूमि आती है? जैसे मैंग्रोव भी आते हैं, दलदल भूमि आती है, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत भी, चावल के खेतों को भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रवाल भित्तियां इसके अंतर्गत आती है और समुद्री क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? ये एक महत्वपूर्ण जलवायु संवाद है और वस्तुतः कोप की जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जितनी भी बैठकें होती हैं उनका एक एजेंडा तय करने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए, उनकी पहले से तैयारी करने के लिए इस तरह की जलवायु संवाद किए जाते हैं। तो वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये बर्लिन में वर्ष 2023 में बर्लिन में हुआ 1 मई से 2 मई को। अभी हमने बात की थी कि किस प्रकार से नवंबर दिसंबर में COP28 की बैठक दुबई में हुई थी। तो उसकी बैठक को एक कार्य रूप देने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए, उसके एजेंडे पर बात करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है। इसको हम पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहते हैं और ये बर्लिन में आयोजित हुई थी। इसकी मेजबानी किसने की थी? जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है? जैसा कि अभी आपको बताया, पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना। विश्व के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया? यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में यह स्थित है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब कि बेहद ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और एकदम विलुप्ति के कगार पर है, यानी उस बहुत ही संकट प्राय प्रजाति है, बहुत आसन खतरे से जो जूझ रही है। डाइक्लोफिनेक के उपयोग से गिद्धों की जनसंख्या में हाल ही में बेहद ज्यादा कमी आई है। यूपीएससी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गिद्धों की संख्या में कमी का कारण क्या है। तो डाइक्लोफिनेक दवा का इस्तेमाल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो जानवरों को, मवेशियों को दी जाती है और मवेशियों को उनके दर्द के लिए एक पेन किलर ही इसको माना जाता है। और जब अगर किसी मवेशी ने ये लिया हो और उसके मरने के बाद गिद्ध जैसा कि उसके शरीर पर उचटते हैं, तो गिद्धों की किडनी फेल्योर के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये तो आप जानते ही होंगे। भारत ने हाल ही में 20 चीता मंगाए थे, जिसमें से 12 चीता दक्षिण अफ्रीका से आए थे और 8 चीता की जो प्राप्ति हुई थी वो नामीबिया से हुआ था। यानी अफ्रीका महाद्वीप से 20 चीता आए थे और लगातार ये चर्चा का विषय रहते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में इनको स्थानांतरित किया गया था। 1948 के बाद भारत में किसी प्रकार का कोई चीता नहीं देखा गया था और 1952 में भारत में चीतों की विलुप्ति की घोषणा कर दी गई थी। 1970 के दशक में भारत में चीतों को वापस लाने का प्रयास हुआ, लेकिन वे प्रयास सफल नहीं हो पाए। ईरान से काफी प्रयास किए गए कि ईरान में जो चीते स्थित हैं, क्योंकि वो क्लाइमेट, अगर हम जलवायु को ध्यान में रखें तो वो सबसे ज्यादा उनके कारगर होने की संभावना थी, लेकिन ईरान में भी चीतों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए ईरान से संभव नहीं हो पाया। तो भारत ने अफ्रीकी चीतों को यहाँ पर ला करके उनके संरक्षण के प्रयास किए हैं। और ये स्थिति है कूनो नेशनल पार्क की, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी, ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर इन चीतों का
रखरखाव चल रहा है और पूरी संभावना बनाई जा रही है कि इस संरक्षण परियोजना में भारत इनको यहां पर बसाने में सफल हो जाए। हाल ही में किस देश ने माइक्रोप्लास्टिक्स को फिल्टर करने हेतु शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है? माइक्रोप्लास्टिक आप जानते हैं 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक हैं और विशेष रूप से हानिकारक होते हैं, खासतौर से समुद्री जीवों को बहुत हानि ये पहुंचाते हैं। और इनको फिल्टर करने हेतु शुद्धिकरण प्रणाली जो है वो दक्षिण कोरिया ने विकसित की है। 99.9 से अधिक दूषित पदार्थों को केवल 10 सेकंड में जल से निष्कासित इस विधि के माध्यम से कर दिया गया। अभी आपको बताया गया कि 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। समुद्री और जलीय जीवन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश करके ये उनके लिए बेहद ज्यादा हानिकारक होते हैं और उनकी मृत्यु का भी कारण बनते हैं और पूरे जलीय पारितंत्र को, जलीय पारिस्थितिकी को खराब करते हैं। वो रहा अलग। किसके द्वारा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है? आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, फंड जुटाने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। किसने जारी किया? विश्व बैंक द्वारा यह जारी किया गया है। ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए, यानी इसके जो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है, ये खास प्रजाति के लिए किया गया है जिसका नाम है ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए। अफ्रीका में प्रजाति पाई जाती है और अफ्रीका में लगातार इनकी संख्या में कमी आ रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसे राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जो है इसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो मूल्य है वो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं ब्लैक राइनो की। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी की स्थापना कहां की जाएगी? डार्क स्काई सेंचुरी, इसका सबसे प्रमुख जो तथ्य है वो ये है कि इस डार्क स्काई सेंचुरी के माध्यम से अंधेरी रात में तारे देखने के लिए एक पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, ताकि पूरी स्वच्छ तरीके से हम अंधेरी रात में एक तारों की स्थिति को देख सके। और इसीलिए इस डार्क स्काई सेंचुरी को बनाया गया है। कहां बनाया गया है? लद्दाख में, लेह जिले के हानले में डार्क स्काई सेंचुरी बनाई गई है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथ्य है और हानले को आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व में मात्र 16 डार्क स्काई सेंचुरी है और अधिकतर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आपको बताना है कि किसके द्वारा जारी की गई है। ये विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 18वां संस्करण जारी किया गया है और इसका शीर्षक क्या है? शीर्षक है कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से विभिन्न मुद्दों को लेकर के लगातार विश्व में एक आपस में रस्साकसी रहती है, आपस में मतभेद रहते हैं। तो उसके अंतर्गत एक कॉपरेशन को स्थापित करने के लिए शीर्षक दिया गया है कि कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता दो सबसे गंभीर जोखिम इस रिपोर्ट के अंतर्गत माने गए हैं। यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेहद जरूरी है कि हम अनुकूलन प्रक्रियाओं को अपनाएं और साथ ही उसके अंतर्गत जिस भी तरह की गतिविधियां हमें अपनाई, जैसे चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में अपनाई जानी चाहिए या हमें अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, उस सब के अंतर्गत बेहद काम करने की आवश्यकता है। तो इसके अंतर्गत ये माना गया है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता की स्थिति और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता दो सबसे प्रभावी जोखिम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की एटलिन जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया गया है? ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थी और पारिस्थितिकी की क्षति यानी इकोलॉजिकल क्षति, वन अतिक्रमण और आदिवासी विस्थापन जैसी चिंताओं के कारण इसको समाप्त किया गया है। और आप जानते हैं कि इन सारी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो न केवल आदिवासियों के या दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन को अंजाम देते हैं, बल्कि वो पारिस्थितिकी के लिए भी, वहां के वन्य जीवन के लिए भी विशेष रूप से हानिकारक होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस जल विद्युत परियोजना को
रद्द कर दिया गया है, इसलिए लगातार चर्चा में भी थी। हाल ही में किस देश में येलो बैंड डिजीज ने बड़ी मात्रा में प्रवालों को नष्ट किया है? ये एक महत्वपूर्ण डिजीज है, येलो बैंड डिजीज इसका नाम है, और इसने थाईलैंड में बड़े स्तर पर प्रवालों को नष्ट किया है, यानी मूंगे की चट्टानों को नष्ट किया है, और इसलिए लगातार खबरों में थी। येलो बैंड डिजीज के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये प्रवाल की जो चट्टाने हैं, मूंगे की जो चट्टान है, उसको नष्ट करने से पहले उनके रंग में परिवर्तन करती है, और जिस रंग को ये स्थापित करती है उनमें येलो रंग लाती है, यानी पीले रंग को लाती है, और इसीलिए इसको येलो बैंड डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्यों इस तरह की बीमारियां आ रही हैं? उसका कारण है जलवायु परिवर्तन, ओवर फिशिंग, यानी फिशिंग बेहद ज्यादा मछली पालन, मछलियों का शिकार करना, प्रदूषण, पानी का बढ़ता तापमान इसके कारण माने गए हैं। प्रवाल समुद्री अकशेरुकी जीव हैं। अकशेरुकी जीव कौन कौन से होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको अकशेरुकी जीव कहते हैं। और एंथोजोआ वर्ग, यानी समुद्री अकशेरुकी, यानी ऐसे जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं और उनमें मेरुदंड नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको एंथोजोआ वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो प्रवाल समुद्री अकशेरुकी जीव हैं और एंथोजोआ वर्ग से संबंधित हैं। पानी के तापमान, प्रदूषण और अवसादन में वृद्धि के साथ साथ अधिक विस्तार के लिए अन्य जीवों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा कारण रहे हैं इस तरह की डिजीज के उभरने से, और ये कारक प्रवाल को कमजोर कर सकते हैं, यानी ये कारक मिलकर के प्रवालों की स्थिति को नष्ट कर सकते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है। आगे बढ़ते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ का IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस क्या है? आप जानते हैं कि ये रेड लिस्ट के माध्यम से अलग अलग प्रजातियों का एक स्टेटस जारी करता है, ताकि उनके संबंध में महत्वपूर्ण नीतियां बना करके उनके संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जा सके। तो खारे पानी के मगरमच्छ का स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, यानी बहुत ज्यादा इस पर इसके विलुप्ति को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लीस्ट कंसर्न है, काफी संख्या इसकी पाई जाती है। और भारत में कहां कहां ये पाए जाते हैं? उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छ की आबादी में वृद्धि देखी गई है, और इसी कारण से ये चर्चा में आया है। इसके अलावा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अलावा सुंदरबन में भी इनकी संख्या काफी है। इनकी भीतरकनिका में जो वर्तमान संख्या है ये 1793 हो गई है। NDRF का गठन कब किया गया था? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन पूछा गया है, वर्ष 2006 में किया गया था। हाल ही में NDRF का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। NDRF का जो गठन है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से किया गया था, और 2008 में कोसी बाढ़ NDRF का पहला मिशन था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देखी गई दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप संबंधित है, यानी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका नाम है ग्रेटर स्कूप। ये किससे संबंधित है? ये बत्तख से संबंधित है। 94 साल के अंतराल में मणिपुर के लोकटक झील में इसको देखा गया है। मणिपुर की लोकटक झील विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण किस कारण से है? क्योंकि लोकटक झील पर स्थित केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर एक विशिष्ट प्रजाति मानी जाती है जिसकी संख्या हाल ही में बहुत सीमित हो गई है, जिनको हम कहते हैं ब्रो एंटेलर हिरन। तो इनकी संख्या बेहद सीमित है यहाँ पर, इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। बल्लभपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। खबरों में क्यों था? खबरों में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की जो संख्या है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, और इसलिए खबरों में आया है। इसको स्थापित कब किया गया था? 1977 में इसको स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फॉरेस्टेशन मिजोरम को इससे सम्मानित किया गया है। यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र का सम्मान है। इसके तहत किसी संस्था को प्रमाण पत्र दिया जाता है और 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है अगर वो संस्था के संबंध में है, और अगर किसी व्यक्ति की बात है तो व्यक्ति के संबंध में प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। सांख्य सागर रामसर स्थल का संबंध किस राज्य से है? सांख्य सागर रामसर स्थल का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। लगातार चर्चा में क्यों आया? आप जानते होंगे, एक पानी के क्षेत्रों में, जल क्षेत्रों में आप एक पौधा उग जाता है जिसको हम जल कुंभी के नाम से जानते हैं, जो इस तरह से दिखाई देता है। तो जल कुंभी, इस जो रामसर स्थल है सांख्य सागर, उसमें इसकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये पूरा रामसर स्थल ही अदृश्य हो गया। तो अदृश्य होने के कारण ही लगातार चर्चा में आया और ये मध्य प्रदेश की एक कृत्रिम झील मानी जाती है। वर्ष 2022 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, यानी हाल ही में घोषित किया गया था। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही ये सांख्य सागर रामसर स्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रही सोलिगा इकारिनाटा किसकी प्रजाति है? सोलिगा इकारिनाटा ये ततैया की प्रजाति है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है और इसका नाम सोलिगा जनजाति के नाम पर रखा गया है। यानी ये जो प्रजाति जिसकी आप बात कर रही है, सोलिगा इकारिनाटा, ये सोलिगा जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह कर्नाटक के बिलीगिरी रंगन हिल्स और वन क्षेत्रों में निवास करने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, सोलिगा जनजाति कहां पाई जाती है? बिलीगिरी रंगन हिल्स। आईएएस एग्जामिनेशन में इसका उल्लेख आ चुका है और वन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? आपको बताना है, 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? कनाडा में किया गया। और समुद्री संरक्षित क्षेत्र महासागर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैव विविधता की सुरक्षा का संरक्षण किया जाता है। आप जानते हैं, अभी हमने बात की थी कि किस प्रकार से समुद्र की तमाम पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना तटीय क्षेत्रों पर बसी जनसंख्या के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनकी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विश्व की 3 अरब से अधिक आबादी समुद्री तटीय और उससे संबंधित भोजन, उसके से संबंधित खाद्य श्रृंखला पर आधारित है और इसलिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए इस तरह की पहल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में भारत के किस शहर में मैग्नेटाइट प्रदूषण की उपस्थिति पाई गई? तो मैग्नेटाइट प्रदूषण की उपस्थिति को आपको बताना है, कहां पाई गई? कोलकाता में पाई गई। कोलकाता में सड़क के किनारे धूल में मैग्नेटाइट प्रदूषण की स्थिति पाई गई। इस प्रदूषण में पर्यावरण में मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 खनिज की उपस्थिति थी। यह खनन, इस्पात उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आता है और मैग्नेटाइट आयरन का ऑक्साइड है और एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में भी इसको जाना जाता है। हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने की बेहद ज्यादा संभावना है। कौन सा क्षेत्र है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल? याया तसो झील। यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पक्षियों के लिए इसको स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर नाम याद कर लीजिए, यायो तसो झील। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मैमटस क्लाउड की घटना कहां घटित हुई? मैमटस क्लाउड की घटना कहां घटित हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैमटस क्लाउड का एक सामान्य चित्र यहां देख लीजिए और देखिए किस प्रकार से ये इस तरह के बबल बने हुए हैं। तो अभी हम समझते हैं क्या है ये। इसमें नम गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होने पर एक विशिष्ट तापमान पर पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और बादल की जो तलहटी होती है, बादल की तलहटी बुलबुले की तरह दिखती है। इसमें बुलबुले की तरह के दिखने के कारण ही इसको मैमटस क्लाउड के नाम से जाना जाता है। निर्माण बादलों के आधार से उभारों की एक श्रृंखला के रूप में होता है। किस राज्य सरकार द्वारा मछुआरों को विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने के लिए पर्स सीन फिशिंग तकनीक का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी? ये एक विशेष रूप से फिशिंग तकनीक है जिसको हम पर्स सीन के नाम से जानते हैं। यहां पर 3 फिशिंग तकनीक आपको दिखाई जाती है। जैसे ये एक यहां टोकरी नुमा संरचना बनी हुई है, इसको पर्स सीन के नाम से जानते हैं। ये फैला हुआ क्षेत्र है और इसको मिड वाटर ट्रोल के नाम से जानते हैं और ये
एक बीकर नुमा संरचना है, इसको बॉटम ओटर ट्रोल के नाम से जाना जाता है। 3 टेक्निक आपको यहां दिखाई गई है। इसमें जो बात हुई है वो है पर्स सीन फिशिंग की। ये जो पर्स सीन फिशिंग तकनीक है में पर्स सीन फ्लोटिंग के साथ जाल की एक लंबी दीवार से बना होता है। इसमें स्टील के तार या रस्सी से बनी एक पर्स लाइन होती है, स्टील के तार से बनी हुई। आप ये देखिए कि किस प्रकार से एक पर्स लाइन होती है, और इसी के कारण से इसको पर्स सीन फ्लोटिंग तकनीक के नाम से जाना जाता है। और जो जाल को स्वच्छ रखने में मदद करती है, इसके कारण जाल स्वच्छ रहता है और उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां शामिल नहीं होती। हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा इसका उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। हाल ही में किसने देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना एमएसपी का ढांचा निर्धारित किया है? इसका नाम है समुद्री स्थानिक योजना, यानी मरीन स्पाशियल प्लान। पुदुचेरी के द्वारा इस योजना को इसका ढांचा निर्धारित किया गया है। इसका निर्माण भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत किया गया। यह योजना पारिस्थितिकी तंत्र आधारित स्थानिक नियोजन प्रक्रिया को अभिव्यक्त करती है और महासागर और तटीय उपयोगों का विश्लेषण करके विभिन्न गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान का एक माध्यम बनती है, उसका पहचान करती है। भारतीय पेंगोलिन का IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस क्या है? लुप्त प्राय, एंडेंजर्ड। यानी अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो भारतीय पेंगोलिन लुप्त भी हो सकता है, इसलिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए इसको एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना आजकल बेहद ज्यादा बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक भारत में अवैध वन्य जीव व्यापार के लिए 1203 पेंगोलिन का शिकार किया गया है। पेंगोलिन रात्रिचर स्तनधारी हैं। खतरे की स्थिति में वे स्वयं की सुरक्षा के लिए गेंद की भांति रोल हो जाते हैं। ओमोर्गस खांडेश क्या है? ओमोर्गस खांडेश क्या है? झिंगुर या भृंग की एक प्रजाति है। यह किसी जानवर अथवा इंसान की मौत के समय का पता लगाने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसे पता लगाती है? क्योंकि यह नेक्रोफेगस, मृत अथवा सड़े हुए जानवरों का मांस खाता है और इसलिए इसे केराटिन बीटल के नाम से भी जाना जाता है। और उसी प्रक्रिया में वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि व्यक्ति या इंसान की मौत कितने समय पहले हुई है, तो इसे केराटिन बीटल के नाम से भी जाना जाता है। हिम तेंदुआ का IUCN स्टेटस क्या है? हिम तेंदुआ का IUCN स्टेटस यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो रेड लिस्ट जारी करता है, उसने हिम तेंदुआ को क्या स्टेटस दिया है? इसने वल्नरेबल यानी सुभेद्य स्टेटस दिया है। यानी इसके संबंध में भी, इसके संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। ये वल्नरेबल है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में 11,120 फीट की ऊंचाई पर पहली बार एक हिम तेंदुआ देखा गया। इन्हें पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में इनकी उपस्थिति है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये बहुत सालों बाद पहली बार देखा गया है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो लगातार स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की तरफ अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को ट्रांजिट कर रहा है, यानी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है? तो कर्नाटक इसमें शीर्ष पर है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की ये रिपोर्ट है। मूल्यांकन 4 व्यापक मानदंडों के आधार पर किया गया है। मानदंड क्या है? डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करना, इस तरह के साधनों का आर्थिक गतिविधियों को अपनाना जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम से कम होता हो या न के बराबर होता हो। विद्युत प्रणाली का प्रदर्शन करना, यानी विद्युत प्रणाली से भी बहुत बड़े मात्रा में उत्सर्जन होता है, तो विद्युत प्रणाली के प्रदर्शन को जांचना, विद्युत प्रणाली का प्रदर्शन भी इसका एक मानक है। विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारियां, नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को भी इसमें मानक के तौर पर अपनाया गया है। भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी हेतु समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई है? दीपक वर्मा के नेतृत्व में गठित की गई है। तो आपको जंगली जानवरों के स्थानांतरण और आयात की निगरानी हेतु ये समिति गठित की गई है दीपक वर्मा की अध्यक्षता में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किसके लिए विनियम जारी किए गए हैं? केंद्रीय
विद्युत प्राधिकरण द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नियम जारी किए गए हैं। क्यों जारी किए गए हैं? क्योंकि इससे इनको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, खास तौर से जो तार की लाइनें बिछी होती हैं उससे खतरे की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उनकी संख्या लगातार कम हो रही थी, इसलिए कुछ विनियम जारी किए गए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र से गुजरने वाली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जहां पाया जाता है विशेष तौर से, जैसे राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है, गुजरात में भी पाया जाता है, तो जो इनका क्षेत्र है, बसावट का क्षेत्र है, वहां से गुजरने वाली 33 किलोवोल्ट और उससे कम की सभी विद्युत लाइनें क्या होंगी? भूमिगत बनाई जाएंगी। 33 किलोवोल्ट से ऊपर की लाइनें बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर के साथ ओवरहेड लाइन होंगी, यानी बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर होगा ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उनके पास ना जा सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति पाई जाती है और इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी ये विलुप्ति की कगार पर आप इसको मानिए, आसन खतरे से जूझ रहा है। इसकी संख्या में लगातार इतनी कमी हो गई है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, और 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी। कुरुसादाई यानी कुरुसादाई द्वीप किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। चर्चा में क्यों आया? मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करने वाले 21 निर्जन द्वीपों में से एक कुरुसादाई तमिलनाडु के पास मृत परवाल भित्तियां देखी गई, यानी यहां पर भी मृत परवाल भित्तियां देखी गई है और इसी के कारण ये चर्चा में आया है। इसका कारण कपाफाइकस अल्वारेजी है, जो एक समुद्री शैवाल है। मन्नार की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। यह खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए विशेष रूप से विख्यात है। इसकी एक स्थिति के बारे में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से दक्षिण भारत है, ये श्रीलंका है और इसके बीच यहाँ पर ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक स्ट्रेट है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में ये क्रुसादाई द्वीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यानी हमारे जंगल और स्वास्थ्य। 21 मार्च को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? मनुष्य और पृथ्वी हेतु वनों के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2011 से 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में किसी भी लिहाज से यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो लगातार इसको याद भी करते चले। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 4 राज्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है। अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर लगभग 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की ये योजना है, ताकि अरावली के भी संरक्षण में, उसकी पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जा सके। अरावली पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है, तो पृथ्वी का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली है। गुजरात से लेकर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से 800 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अरावली श्रृंखला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किस राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया गया है? केरल पर यह जुर्माना लगाया गया है। क्यों जुर्माना लगाया गया है? वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वेम्बनाड केरल के सबसे बड़े आर्द्र भूमि को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। अष्टमुड़ी झील कई पौधों और पक्षियों की प्रजातियों का आवास स्थल है और 2002 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया था। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जानवरों की आवास और पारिस्थितिकी सिकुड़ती जा रही है और मनुष्य आवास बढ़ते जा रहे हैं, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की
जो आवृत्ति है वो भी बढ़ती जा रही है। तो एक मानव वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया गया। किसने आयोजित किया? ऑक्सफोर्ड में आयोजित किया गया है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम और अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए समाधान और सहयोग विकसित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम थी आवर वाटरशेड मूवमेंट, जल के लिए विश्व का एकजुट करना। उद्देश्य क्या है? जल संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए इस तरह का सम्मेलन किया गया है। सतत विकास लक्ष्य, जिसकी सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 यानी 6 नंबर पर जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है वो है 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना, और उसी के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। ये कुछ एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है और इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत कुछ समझाने का इसके अंतर्गत नहीं है, जहां पर समझाने की आवश्यकता है वहां पर आपको निश्चित रूप से समझाया जाएगा। हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपदा रोधी अवसंरचना पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां किया गया? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन के तहत आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यानी आपदा प्रतिरोधी ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास करना ताकि अगर किसी प्रकार की आपदा भी आए तो उस आपदा को सहन करने में वो ढांचा सक्षम हो, वो बुनियादी ढांचा सक्षम हो। इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। CDRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। CDRI अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल के रूप में आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत के नेतृत्व में की गई थी, भारत और फ्रांस के नेतृत्व में, और दूसरी CDRI यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु जो गठबंधन है ये भी भारत की एक बड़ी वैश्विक पहल के रूप में देखा जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस देसी नस्ल का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है? किसका तैयार किया है? गिर नस्ल का तैयार किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में इसको किया गया है। यही संस्थान इस तरह के मामलों में सबसे आगे रहता भी है। हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस, तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि, महासागरीय ताप और अम्लीकरण, समुद्री बर्फ और हिमनद पर केंद्रित है। 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। कौन? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 192 सदस्य देश इसमें शामिल हैं और भारत भी इसका एक सदस्य देश है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा। हाल ही में मैंग्रोव पिट्टा पक्षी गणना किस राज्य में की गई? यानी एक पक्षी है जिसका नाम है मैंग्रोव पिट्टा, तो इसकी गणना किस राज्य में की गई है? ओडिशा राज्य में इसकी गणना की गई है। यह मैंग्रोव वनों के स्वास्थ्य का एक जैव संकेतक है। यानी इसकी उपस्थिति अगर कहीं भी दिखती है मैंग्रोव वन में तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंग्रोव वन का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर है। इसकी उपस्थिति से ही, मैंग्रोव पिट्टा की उपस्थिति से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए इसको उन वनों के स्वास्थ्य का एक जैव संकेतक माना जाता है, एक बायो इंडिकेटर माना जाता है। उड़ीसा के भीतरकनिका और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है और इसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, यानी ये संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में ये किया गया है और ये एक अंतर सरकारी नीति मंच है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था। यानी 2000 में जो इसकी स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। WHO ने किसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से बाहर कर दिया है? मंकी पॉक्स को। हाल ही में मंकी पॉक्स को, जो कि एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब क्या होता है? जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी के नाम से जानते हैं। वर्ष 1958 में
बंदरों के समूहों में इस संक्रमण का पता चला था, जिस कारण इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा था और मंकी पॉक्स के कई मामले सामने आए थे। इसके कारण ही इसको एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी में रखा गया था और बाद में जब इसके मामले कम होने लगे तो उससे इसे बाहर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 22 मई को। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका घोषित किया गया था। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण करना। जैव विविधता हमारे समाज के लिए, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उसके रहन सहन के लिए बेहद आवश्यक अंग है पारिस्थितिकी का। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को ये मनाया जाता है और इस दिवस की स्थापना 5 जून 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस नदी में सभी खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है? किस नदी में दिया है? सोन नदी में दिया है। क्यों दिया है? अवैध खनन के कारण। सोन नदी छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी एक ट्रेजेक्टरी देख लीजिए। ये सोन नदी है और ये गंगा नदी में मिलती है। ये गंगा नदी, सोन नदी। तो इसमें अवैध खनन के कारण एनजीटी ने सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 17 जून को ये मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए जो इसकी थीम है वो है उसकी भूमि, उसके अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। 17 जून 1995 को पहला विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। तो ये पर्यावरण संबंधी कुछ पिछले एक वर्ष का पूरा घटनाक्रम था जो आगामी परीक्षा में यूपी पीसीएस की 2024 की जो मार्च महीने में परीक्षा होने वाली है उसमें आपकी निश्चित रूप से मदद करेगा और हमें उम्मीद है कि इस सेशन से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।